हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 की सोशल साइंस की क्लास में आप लोग का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को कक्षा 10 की सोशल साइंस की क्लास में इस समय इतिहास विषय का अध्ययन करा रहा हूं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने आपके इतिहास विषय के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का जो है बेहतर तरीके से अध्ययन किया था। और मैंने आप लोगों को उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक थे उनका अध्ययन करा दिया था। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी, और जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जिनको आपके ऑब्जेक्टिव में पूछने का चांसेस रहता है, उसको भी मैंने पिछली क्लास में आप लोगों के लिए करवा दिया। आज की क्लास में देखिए, आप लोगों के इतिहास का जो दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उसका अध्ययन करना है। उसी तरीके से करना है जैसे पिछली क्लासेस में हम लोग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखिए अभी तक जो है इतिहास की क्लासेस को जो है पिछली क्लास से ही शुरू किया है। लेकिन इसके पहले मैंने आप लोगों को विभिन्न प्रकार की क्लासेस करवाई थी जो आपके 3 विषयों से रिलेटेड थी, और टोटल 17 क्लासेस जो है मेरे द्वारा उसमें कराई गई थी। इतिहास की क्लास जो है उसको लेकर 18 क्लासेस जो है हम लोगों ने अभी तक कर लिया है। आज की क्लास जो है आपकी सामाजिक विज्ञान की 19वीं क्लास है। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि आपके इस सामाजिक विज्ञान में आप लोगों को 22 चैप्टर टोटल पढ़ने हैं, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जल्द ही आपके इस 22 चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग इसको बार बार रिवाइज करिएगा, जिससे क्या होगा कि आप परीक्षा में आने वाले किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकें। ठीक है, तो देखिए आपका जो दूसरा चैप्टर है इसका नाम क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। यानी इसमें हमको अब भारत में अपने देश में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ और राष्ट्रवाद के प्रचार में प्रसार में गांधी जी का क्या महत्वपूर्ण योगदान था, इसके बारे में बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और भारत में राष्ट्रवाद नामक जो चैप्टर है उसके भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसी तरीके से अध्ययन किया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ देखिए, हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं, एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 10। और एनसीईआरटी सोशल साइंस की क्लास 10 में क्या अध्ययन किया जा रहा है, इतिहास विषय का। और इतिहास विषय में आज अध्ययन करना है अध्याय 2 यानी चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, भारत में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म इन इंडिया। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के कौन से प्रश्नों का उद्धर करें, लघु उत्तर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर का प्रश्न आपका है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ा। तो उत्तर देखिए क्या होगा कि प्रथम विश्व युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। युद्ध के कारण जो है करों और सैनिक भर्ती में वृद्धि हुई, वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई, लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया, साथ ही औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया और भारतीय उद्योगपतियों का विकास हुआ। यानी इस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध ने अपने देश को प्रभावित किया। ठीक है, फिर देखिए दूसरा प्रश्न इसमें से क्या बनता है आपका कि गांधी जी कब भारत लौटे और उन्होंने सबसे पहले कौन सा आंदोलन चलाया। यानी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका से वह कब लौटे थे और उनका जो है सबसे पहला आंदोलन कौन सा चलाया गया। तो उत्तर देखिए क्या होगा कि गांधी जी है जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। यानी कितने जनवरी को लौटे थे, तो 9 जनवरी को। इन्होंने सबसे पहले 1917 ईस्वी में चंपारण में आंदोलन चलाया, जो बिहार में नील किसानों की समस्याओं से संबंधित था, और वहां तिनकठिया प्रणाली जो है अंग्रेजों के द्वारा प्रचलित की। तो इसी के विरुद्ध में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह चलाया था। अब देखिए दूसरा प्रश्न, इससे तीसरा क्या बनेगा शॉर्ट आंसर टाइप में कि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया असहयोग आंदोलन था उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो आंसर देखिए क्या होगा कि असहयोग आंदोलन का उद्देश्य जो था वो ब्रिटिश शासन के प्रति सहयोग समाप्त करना और स्वराज प्राप्त करना। यानी ब्रिटिश शासन को जो सरकार के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, तो उसी के सहयोग को क्या करना था, लोगों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा नहीं करना था, उसको खत्म करना था और अपने देश को क्या करना था, स्वतंत्र कराना था, स्वराज की प्राप्ति करनी थी। गांधी जी ने लोगों से अपील की कि वे ब्रिटिश संस्थानों को, विद्यालयों को, अदालतों को और वस्त्रों को बहिष्कार करें। यानी गांधी जी ने जितनी भी ब्रिटिशों की द्वारा उपलब्ध कराई जाए चीजें थी उनको कहा कि आप लोग इसको छोड़ दीजिए, इसका परित्याग कर दीजिए। तो इसी की वजह से इस आंदोलन का देखिए जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाकर इसको गांधी जी ने चलाया था। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया। यानी गांधी जी के द्वारा ये जब आंदोलन चलाया गया तो इसको वापस क्यों ले लिया गया। तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा कि 1922 ईस्वी में जो चौरी चौरा की घटना हुई थी उत्तर प्रदेश में, तो इसके वजह से क्या हुआ कि पुलिस चौकी को जलाने की घटना, यानी जो समर्थनकारी थे आंदोलन के, उन्होंने क्या किया कि चौरी चौरा में पुलिस को चौकी को जला दिया। और पुलिस की चौकी को जलाने की वजह से वहां देखें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो गांधी जी ने
इस हिंसा की वजह से अपने जो आंदोलन था उसको हिंसक होते हुए देखकर क्या किया, इस आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। देखिए, गांधी जी ने हिंसा के विरोध में आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। यानी गांधी जी के द्वारा जो दूसरा आंदोलन चलाया गया था महत्वपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो वो कब शुरू हुआ, इसका क्या उद्देश्य था। तो उत्तर देखिए क्या होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी की दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ और इसका उद्देश्य देखिए नमक कानून को तोड़कर ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध करना था। ठीक, देखिए अगला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है कि गांधी इरविन समझौता क्या था। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा कि मार्च 1931 ईस्वी में गांधी जी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था, इसके अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की जो है हामी भरी, यानी सहमत हुए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए और उसमें भाग भी लिया। तो ये था गांधी इरविन समझौता। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या रही। तो गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, इसमें देखिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने धरना प्रदर्शन किए, सभाएं आयोजित की, रैलियों में हिस्सा लिया, जिसमें देखिए जो प्रमुख महिलाएं थी उसमें सरोजनी नायडू, कमला नेहरू और कस्तूरबा गांधी जो है प्रमुख थे। यानी इन लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा सहयोग दिया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से दूरी क्यों बनाई। यानी जो मुसलमानों के द्वारा एक नया संगठन बनाया गया था मुस्लिम लीग, तो उसने कांग्रेस से दूरी क्यों बनाई। तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा कि मुस्लिम लीग का मानना था कि कांग्रेस केवल हिंदुओं के हितों की रक्षा करती है। साथ ही 1930 के दशक में सांप्रदायिक मतभेद और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग ने ये दूरी को और बढ़ा दिया। यानी इनको अलग से निर्वाचन क्षेत्र प्रदान कर दिया गया ब्रिटिशों के द्वारा, और जो सांप्रदायिक मतभेद उत्पन्न हुआ 1930 में, जो कम्युनल अवार्ड था, उसके वजह से इसने और भी दूरी को बना दी। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि स्वराज का अर्थ गांधी जी के लिए क्या था। यानी गांधी जी की नज़र में स्वराज का मतलब क्या था। तो आंसर देखिए क्या होगा कि गांधी जी के अनुसार स्वराज केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं था, बल्कि जनता के द्वारा आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। यानी स्वराज का मतलब केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। यानी भारतीयों को अपने आप पर खुद नियंत्रण करना होगा और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना होगा। तो इसी को उन्होंने स्वराज कहा था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि राष्ट्रवाद को जनता तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से प्रतीक अपनाए गए। यानी राष्ट्रवाद की भावना को लोग तक पहुंचाना है, तो इसके लिए कौन कौन से उपाय किए गए। तो देखिए उत्तर क्या होगा कि भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए भारत माता की छवि बनाई गई, राष्ट्रीय ध्वज जो है राष्ट्रगान वंदे मातरम और लोक कथाएं जो है प्रतीक के रूप में अपनाए गए। यानी इन सारे तौर तरीकों से अपने देश के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। छोटे प्रश्न जो थे वो सबको हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या बनेगा कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख चरणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। यानी असहयोग आंदोलन का कौन कौन सा चरण था और इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। इसके 3 प्रमुख चरण थे। पहले चरण में देखिए नगरों में फैला, और नगरों में जो छात्र थे उन्होंने सरकारी विद्यालयों को छोड़ दिया, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। दूसरा चरण जो था इसका ग्रामीण क्षेत्रों में था। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने लगान न देने की घोषणा की और अंग्रेज अधिकारियों का विरोध किया। और तीसरा चरण जो है वो जंगलों में था। जनजाति लोगों ने अपने परंपरागत अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से 3 चरणों में गांधी जी का यह असहयोग आंदोलन जो है अपने देश में चला। इसका देखिए प्रभाव क्या हुआ कि इससे ब्रिटिश शासन की नींव हिल गई। इससे भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ने लगी, स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग बढ़ने लगा, लेकिन हिंसा की घटनाओं के कारण गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। यानी जब इस आंदोलन को इन्होंने हिंसात्मक होते हुए देखा तो इन्होंने इसको वापस ले लिया। ठीक है, तो ये सब इसके प्रभाव थे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि, प्रमुख घटनाएं और परिणाम बताइए। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इससे संबंधित प्रमुख घटनाएं क्या हुई और इसका परिणाम क्या हुआ। तो सबसे पहले देखिए पृष्ठभूमि क्या है कि ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण करों, विशेष रूप से नमक कर के विरोध में गांधी जी ने आंदोलन की योजना बनाई। यानी इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो क्या था कि नमक पर बहुत ज़्यादा कर लगाना और नमक को भारतीयों के बनाने से रोकना। यानी नमक बनाने की अनुमति भारतीयों को नहीं थी।
तो ये इसकी पृष्ठभूमि थी। इससे संबंधित जो मुख्य घटनाएं थी वो देखिए क्या है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए 240 मील की एक यात्रा निकाली, जिसमें उनके देखिए 78 अनुयायी उनके साथ शामिल थे। उन्होंने देखिए 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर क्या किया, जो है नमक कानून को तोड़ा था। तो कितने तारीख को पहुंचे थे, 6 अप्रैल को, और वहीं पर इन्होंने नमक बनाकर इस आंदोलन के द्वारा नमक कानून को तोड़ा था। देखिए, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और सरकारी संस्थानों से त्यागपत्र दिए गए, यानी इनके वजह से देखिए नमक कानून तोड़ा गया, बहुत से लोगों ने सरकारी संस्थाओं से त्यागपत्र दे दिया और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। इससे देखिए परिणाम क्या हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हुई। आंदोलन ने राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा दी, यानी बहुत ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और इससे अपने देश में जो है आंदोलन को नई चेतना मिली। तो देखिए गांधी जी जो गए थे कितने लोगों के साथ, इसमें कितने लोग शामिल थे, तो 78 लोग। ठीक, इसके बाद फिर देखिए क्या हुआ कि इसी आंदोलन की वजह से गांधी इरविन के बीच में 1931 में समझौता हुआ और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता पर चर्चा हुई। ठीक है, ये सब इसके परिणाम थे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि विभिन्न वर्गों के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण और उनकी अपेक्षाएं बताइए। यानी विभिन्न वर्ग के लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, तो इनके क्या कारण थे, उनकी क्या अपेक्षाएं थी। तो उत्तर देखिए क्या होगा कि उद्योगपति लोग किस लिए शामिल हुए। तो उद्योगपतियों ने देखिए विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार से भारतीय उद्योग को लाभ मिलने की आशा की वजह से इसमें हिस्सा लिया। किसान इसमें किस वजह से शामिल हुए, तो किसानों को लगा कि लगान में राहत और भूमि स्वामित्व के अधिकार की जो मांग की जा रही है उनकी ये मांग पूरी होगी, इसलिए उन्होंने साथ दिया। महिलाओं इसमें क्यों शामिल हुई, तो महिलाओं ने देखिए समान भागीदारी की भावना से प्रेरित होकर आंदोलन में अपने आप को शामिल किया। उनको लगा कि हम लोग को भी अब समान भागीदारी मिलनी चाहिए, हम लोगों को भी समान रूप से अधिकार दिए जाने चाहिए, और अगर हम लोग इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे, अगर हमें सफलता मिलेगी तो हमको अधिकार मिलेंगे। और जनजाति समुदायों ने क्यों हिस्सा लिया, तो उन्होंने जंगलों में स्वतंत्रता और वन उत्पादों पर अधिकारों की मांग के लिए, यानी उनको लगा कि इस आंदोलन में अगर सफलता मिलेगी तो हमको जंगलों का अधिकार मिलेगा, हमारी मांगों को भी पूरा किया। यानी इन सारी अपेक्षाओं की वजह से लोगों ने इसमें अपने आप को शामिल किया और इसका परिणाम क्या हुआ कि आंदोलन ने सभी वर्गों को एक साझा राष्ट्रीय मंच पर ला दिया। यानी इन सारी अपेक्षाओं की वजह से सभी लोग क्या हो गए, एक मंच पर आ गए और आंदोलन जो है बहुत तीव्र हो गया और इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि सांप्रदायिकता और विभाजन की राजनीति ने राष्ट्रवाद को कैसे प्रभावित किया। तो देखिए 1930 के दशक में जो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है सांप्रदायिक पंचायत लाया गया था, उसके वजह से देखिए क्या हुआ कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता कमजोर होने लगी। इसके लिए देखिए 1909 ईस्वी में ही मार्ले मिंटो जो सुधार हुआ था उसमें मुसलमानों के लिए देखिए पृथक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था की गई थी, इसकी शुरुआत वहीं से हो गई थी। लेकिन बाद में जब 1930 ईस्वी के बाद जो है रैमजे मैकडोनाल्ड वगैरह के द्वारा जब सांप्रदायिक पंचायत वगैरह की घोषणा की गई तो ये चीजें और भी बढ़ गई और इससे देखिए ब्रिटिशों की फूट डालो और राज करो की जो नीति थी इसने सांप्रदायिकता को और बढ़ावा कर दिया। मुस्लिम लीग ने अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। इससे क्या हुआ कि राष्ट्रवादी आंदोलन की एकता को गहरा आघात पहुंचा और स्वतंत्रता संघर्ष जो है जटिल हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि राष्ट्रवाद के प्रतीकों ने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका निभाई। यानी राष्ट्रवाद के जो प्रतीक अपनाए गए उसने क्या भूमिका निभाई। तो देखिए भारत माता की छवि बनाई गई। ये किसमें बनाई गई थी, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो है आनंद मठ नामक जो रचना थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, उसी में देखिए भारत माता की छवि को प्रस्तुत किया गया और इसको बनाया किसने था, तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, फिर बाद में इसमें और भी लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा देखिए भारत में राष्ट्रीय ध्वज ने जो स्वतंत्रता का प्रतीक बना उसने लोगों को एकता में बांधा। फिर उसके बाद देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत गाया गया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ के द्वारा देखिए जनगण मनगढ़ जो गाया गया, तो इसने क्या किया, लोगों में जन उत्साह और एकता पैदा की। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की लोक कथाएं और लोक नायकों ने भी भारतीय गौरव की भावना को जीवित रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इन सारे प्रतीकों ने देखिए आंदोलन को भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से आधार दिया, यानी लोगों को इमोशनली अटैचमेंट के आधार पर इसने क्या किया, आंदोलन से जोड़ा। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन देखिए कब शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, यानी जिसको
अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, वहीं से किया था। और इस आंदोलन का मुख्य नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। यानी ये दो महत्वपूर्ण नारा जो है गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है, इस आंदोलन का कारण क्या था? तो पहला कारण क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना पूछे झोंक लेना। यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, इसमें ब्रिटिशों ने अपने देश के सैनिकों को भी बिना अनुमति लिए उसमें शामिल कर लिया। पहली बात ये थी। दूसरी चीज थी कि अंग्रेजों के द्वारा जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में अपनी ईस्वी में, ये असफल होकर चला गया। तीसरा कारण क्या था कि स्वतंत्रता के लिए जनता की बढ़ती आकांक्षा, यानी अब अपने देश के लोगों के अंदर स्वतंत्रता प्राप्त करने की आकांक्षा जो है बहुत बेहतर तरीके से जागृत हो चुकी थी और वो लोग अपने देश को अब आज़ाद करना चाहते थे। इस आंदोलन में देखिए छात्रों ने, महिलाओं ने, किसानों ने, मजदूरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों ने कठोर रूप से इनका दमन भी किया। जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे भारत में व्यापक जन विद्रोह शुरू हो गया। यानी जो बड़े बड़े नेतृत्वकर्ता थे उन सभी लोगों को अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया। यानी इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था, अभियान चलाया था, ऑपरेशन जीरो आवर नाम था उसका। ठीक है, तो इसी के तहत इन्होंने क्या कर लिया था, सभी नेताओं को 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, और जितने भी बड़े नेता थे सब गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए गए। देखिए, हालांकि यह आंदोलन सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं हो सका, फिर भी इसने अंग्रेजों को यह समझा दिया कि भारत पर अब उनका शासन कायम नहीं रख सकता। ठीक है, यह आंदोलन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया, लेकिन अंग्रेजों को उसने एक संकेत दे दिया कि अब आपका शासन हमारे देश में ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं। ठीक है, बहुत से लोगों ने इसमें भूमिगत रहते हुए भी जो है इस आंदोलन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। ठीक, देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है। सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी जी के क्या विचार थे, यानी सत्याग्रह का क्या मतलब होता है और सत्याग्रह से संबंधित जो है महात्मा गांधी का क्या विचार था। तो उत्तर देखिए क्या होगा। इसका मतलब होता है सत्य प्लस आग्रह, यानी सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य, अहिंसा और आत्मबल के आधार पर अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण रूप से संघर्ष करना। गांधी जी का देखिए विचार क्या था इससे संबंधित। तो गांधी जी सत्याग्रह को कहते थे कि यह कमजोरी नहीं बल्कि नैतिक शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य प्रतिद्वंदी को पराजित करना नहीं बल्कि उसके हृदय को परिवर्तित करना है। सत्याग्रह में हिंसा, नफरत और बदले की भावना का स्थान नहीं है। सत्याग्रही को कष्ट सहना चाहिए परंतु विरोधी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। यह संघर्ष सत्य और न्याय की स्थापना के लिए किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार देखिए जो सत्याग्रह था गांधी जी की राजनीतिक दर्शन और स्वतंत्रता आंदोलन का आधार था। ये गांधी जी के विचार थे किसके प्रति, सत्याग्रह के। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था उसका शॉर्ट रूप में आपको वर्णन करना है। तो गांधी जी ने देखिए भारत में कई महत्वपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन चलाए, जिसमें प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हैं। तो देखिए है चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में चलाया गया था। यह आंदोलन देखिए बिहार के चंपारण में नील किसानों पर तिनकठिया प्रणाली के अत्याचार के विरुद्ध में चलाया गया था। गांधी जी ने किसानों की समस्याओं को सबके सामने लाया। बंगाल सरकार को आयोग गठित करना पड़ा और यह गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। ठीक है, दूसरा देखिए सत्याग्रह गांधी जी का था खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में गुजरात में चलाया गया। यहाँ पर देखिए गुजरात के किसानों की फसलों में बारिश क्षति हुई थी, लेकिन सरकार जो है उनके कर को माफ नहीं कर, यानी फसल खराब हो गई थी लेकिन सरकार फिर भी कर उतना ही मांग रही थी। तो गांधी जी ने पटेल और अन्य नेताओं के साथ कर न देने का आंदोलन चलाया और बाद में सरकार को क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा और कर वसूली को स्थगित कर दिया। यानी इस आंदोलन में भी गांधी जी को सफलता मिली। उसके बाद फिर देखिए उन्होंने गुजरात में ही अहमदा मिल हड़ताल चलाया 1918 ईस्वी में। यहाँ पर देखिए मजदूरों की जो मजदूरी थी वो बढ़ाने की मांग थी। वहाँ पर देखिए प्लेग बोनस को ले भी आंदोलन जो लोग थे मजदूर वो भी मांग कर रहे थे। तो इन सारी वजहों से जो है गांधी जी ने वहाँ पर भूख हड़ताल किया। देखिए गांधी जी ने भूख हड़ताल की और मालिकों से समझौता करके मजदूरों के हितों की सुरक्षा की। तो ये देखिए लगातार गांधी जी की सत्याग्रह आंदोलन में सफलता थी। बाद में फिर देखिए असहयोग आंदोलन 1920-22 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया। इसका जो आंदोलन था ये देखिए रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग नरसंहार और खिलाफत आंदोलन, इन सब सारी चीजों की वजह से शुरू हुआ था। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, स्कूल कॉलेजों का परित्याग किया गया।
यानी इस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि अंग्रेजों के साथ हर तरीके से असहयोग करना, उनको किसी भी तरीके से साथ न देना। बाद में देखिए गांधी जी ने चौरी चौरा आंदोलन कांड की वजह से इस आंदोलन को वापस ले लिया था, लेकिन यह आंदोलन 2 वर्ष में ही बहुत ज़्यादा प्रभाव इसने चढ़ा दिया था अपने देश में लोगों के मनों में। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया 1930 से 34 के बीच। इसमें देखिए गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की। गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ, कर न देने और कानूनों का शांतिपूर्वक उल्लंघन इसमें किया गया और गांधी जी फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। बाद में फिर इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। इसके बाद फिर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में चलाया गया। इसमें देखिए करो या मारो का नारा और अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो नारा दिया गया, यह स्वतंत्रता के अंतिम चरण का संघर्ष था। इन सभी आंदोलनों ने देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा, ठीक, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, यानी भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें गांधी जी ने किस तरीके से योगदान दिया। तो उत्तर क्या होगा कि महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य मार्गदर्शक और जननेता थे। उनके योगदान का मूल्यांकन इस प्रकार है। तो पहला देखिए क्या है कि गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की भावना का निर्माण किया। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को गांवों तक, किसानों तक, श्रमिकों तक और महिलाओं तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके अलावा देखिए इन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा को संघर्ष का आधार बनाया, यानी इन्होंने नैतिक आधार पर संघर्ष करने की बात बताई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने भारत की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने का काम किया। फिर उसके बाद देखिए गांधी ने विभिन्न प्रकार के जन आंदोलनों का भी नेतृत्व किया, जिसमें देखिए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो है महत्वपूर्ण थे। इन आंदोलनों ने देखिए जनता को संगठित किया और अंग्रेजी शासन को हिला दिया। इसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुधार भी आंदोलन इनके द्वारा किया गया, जिसमें छुआछूत उन्मूलन, हिंदू मुस्लिम एकता, महिला सशक्तिकरण जो है प्रमुख थे। कुछ आर्थिक सुधार से संबंधित विचारधाराएं देखी गई, जिसमें देखिए स्वदेशी, खादी का प्रचार, ग्रामीण उद्योगों का विकास। तो इस तरीके से गांधी जी ने ये कार्य किए। ठीक, आप देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, उसका क्या कारण था, संक्षिप्त रूप से आपको बताना है। तो उत्तर देखिए क्या होगा कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के अनेक कारण थे, जिनके परिणाम स्वरूप लोग राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर स्वतंत्रता के लिए संगठित हुए। ये प्रमुख कारण देखिए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है अंग्रेजों का दमनकारी शासन, यानी सबसे पहला कारण यही था। तो अंग्रेजों के द्वारा भारी कर, आर्थिक शोषण, तानाशाही कानून और भेदभाव से जनता में असंतोष बढ़ गया। इसके अलावा देखिए आधुनिक शिक्षा का प्रसार। तो पश्चिमी शिक्षा ने अपने देश में देखिए स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद जैसे विचारों का प्रसार किया, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो पश्चिमी शिक्षा अपने देश में शुरू की गई थी, तो उसकी वजह से भी अपने देश के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगने में महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि लोगों को स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद के बारे में जानकारी हो गई, लोग इसके बारे में जान गए और फिर वही चीज इन्होंने अपने देश में भी मांग की। इसके बाद फिर देखिए विभिन्न प्रकार के जो संचार साधन थे, इनके विकास ने भी अपने देश में राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे देखिए रेलवे, टेलीग्राफ, डाक व्यवस्था ने देश को क्या किया, आपस में जोड़ा और एकता की भावना बढ़ाई। यानी इन सब के विकास की वजह से अपने देश के लोग भी एक दूसरे से जुड़ गए, यानी लोग एक दूसरे जगह पर जाने लगे, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने लगे, जिससे क्या हुआ कि राष्ट्रवाद की भावना और भी बेहतर तरीके से बढ़े। इसके अलावा देखिए विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे, उसका भी प्रभाव पड़ा। जैसे अपने देश में देखिए राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, गोखले आदि नेताओं ने जो समाज सुधार किया, इससे भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। इसके अलावा देखिए जो प्रेस और समाचार पत्र थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे देखिए केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू, हिंदुस्तानी जैसी पत्रिकाएं थी, जिन्होंने अपने देश के लोगों में राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद फिर देखिए जो राजनीतिक संगठन थे विभिन्न प्रकार के, उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में किसकी मदद से की गई थी, तो ए.ओ. ह्यूम की मदद से। ठीक है, तो इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार के युवक संगठनों का निर्माण किया गया, इन लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखिए इससे लोगों में क्या हुआ, राजनीतिक चेतना बढ़ी। ठीक है, और लास्ट में देखिए क्या है, बंगाल विभाजन ने भी अपने देश में राष्ट्रवाद को व्यापक रूप से फैलाया। देखिए बंगाल विभाजन के विरोध में जब राष्ट्रवाद को व्यापक रूप से
जन आंदोलन में बदल दिया गया। बंगाल की जनता के द्वारा बंगाल का जो विभाजन किया गया उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। बाद में देखिए इस बंगाल विभाजन को रद्द भी करना पड़ा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अपने देश में जो राष्ट्रवाद की भावना जो है बेहतर तरीके से पनपी और इस राष्ट्रवाद की भावना ने अंततः अपने देश को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इस चैप्टर में भी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में आने लायक थे मैंने अपने तरीके से आप लोगों को करवा दिया। अब आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। अगर कुछ नया भी प्रश्न आप लोगों को मिलता है किसी पुस्तक में, किसी प्रैक्टिस सेट में, किसी अनसॉल्व में, तो उसको भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मैंने आप लोगों को देखिए बहुत सारी चीज़ें क्लास में भी बताई हैं। क्लास में तो मैंने आप लोगों को इससे ज़्यादा चीज़ें बताई हैं, तो आप उनके आधार पर भी बहुत सारे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए इन सारी क्लासेस को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनको भी बताइए। आप ये मत सोचिए कि उनको बता देने से वो ज़्यादा नंबर पा जाएंगे, आपका नंबर कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो जितना मेहनत करेगा, जितने अच्छे तरीके से पढ़ेगा, उसका प्रभाव उसको मिलेगा। दूसरे को बताने से आपका नंबर कम नहीं हो जाएगा। तो आप उन लोग को भी बताइए। हो सकता है कि उन लोगों को किताबों से पढ़ने में प्रॉब्लम होती हो, बहुत ज़्यादा टॉपिक लगता हो, बहुत ज़्यादा सिलेबस लगता हो, तो इस तरीके से वो लोग शॉर्ट टाइम में अगर इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से जान जाएंगे तो उनका भी भला हो जाएगा, परीक्षा में वो भी अच्छा नंबर प्राप्त करें। तो इसलिए आप लोग इस तरीके का कोई भी अपने मन में ख्याल मत पालिए कि आपको बता देने से आपका नुकसान होगा। ऐसा किसी का होता नहीं है। जितना आप किसी को बताएंगे, जितना चीज़ों को शेयर करेंगे, उससे ज़्यादा लोगों को भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को देखिए ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बावजूद भी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसके जो है डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।